हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वैसे तो 2021 का जो सिलेबस है सीबीएसई के अकॉर्डिंगली और जो अभी कोर्स में रिडक्शन किया गया है उसके बेसिस पे उन्होंने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या फिर रिटायरमेंट डेथ में से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को रिमूव कर दिया है। बट अगेन सीबीएसई सर्कुलर के हिसाब से स्टूडेंट्स को फिर भी ये पढ़ाया जाना था कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है वो किस टाइप से होता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगेन हो सकता है ये चीज़ वापस, जब फुल सिलेबस होगा तो ये वापस होगी। एंड जो 2021-22 वाला सेशन के बच्चे होंगे उनको अगेन ये कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ना पड़ेगा। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मीन्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी एक जब नया बंदा एडमिट हो रहा है तो उसकी जो कैपिटल वो लेके आ रहा है उसकी कैपिटल के बेसिस पे पुराने पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कैसे एडजस्ट होती है। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन को रेफर करेंगे एंड देन उसके बेसिस पे उसके सॉल्यूशन के थ्रू आप इसे समझेंगे कि कैसे हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में अगर कैपिटल एडजस्टमेंट हो तो उसको करेंगे। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, ये क्वेश्चन है टीएस गिरेवाल का एंड पेज नंबर है 5.101। क्वेश्चन नंबर है 78। क्वेश्चन कहता है गौतम एंड याशिका आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:1। यानी गौतम और याशिका जो है वो पार्टनर्स हैं फर्म में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 3:1 है। बैलेंस शीट आपको दी गई है यहाँ पर 31 मार्च 2018 की। अब क्वेश्चन ये कहता है कि आसमा इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। तो एक नई पार्टनर आ रही है आसमा। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो उसको ऑफर किया गया दैट इज 3/8, यानी कि 3/8 प्रॉफिट के लिए वो आ रही है। देन विद द कैपिटल ऑफ रुपीज़ 2,10,000 एंड 50,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। यानी कि वो कैपिटल लेके आ रही है 210 और 50,000 रुपीज़ वो लेके आ रही है अपना प्रीमियम फॉर गुडविल। इट वॉज डिसाइडेड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:3। यानी कि एक नया रेशियो इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा 3:3, ऐसा इन्होंने डिसाइड किया है। देन मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5%। मशीन जो है वो 10% से डेप्रिशिएट होगी और फर्नीचर जो है वो 5,000 रुपीज़ से डेप्रिशिएट होगा। देन स्टॉक वॉज रीवैल्यूड एट 2,10,000। स्टॉक को दोबारा वैल्यू किया गया और उसकी नई वैल्यू जो है वो है 2,10,000। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट इज़ टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑफ डेप्टर्स। यानी कि जो प्रोविजन है वो आपका 10% होगा डेटर्स का। देन फिफ्थ पॉइंट कहता है द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स वर टू बी ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। यानी नए पार्टनर की कैपिटल को बेस मानकर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को रीएडजस्ट किया जाएगा उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली। और जो भी चेंजेस होंगे उन एडजस्टमेंट्स को आप करेंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। अब इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट है, आपको कैश के थ्रू भी ये दिया हो सकता है क्वेश्चन में कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो कैश के थ्रू होगा, या फिर ये भी लिखा हो सकता है कि एडजस्टमेंट्स विल बी मेड बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश। यानी कि कैश ला के या फिर एक्सेस में अगर अमाउंट है तो कैश ले जाकर भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि इसमें रिवैल्यूएशन की बात हो रही है तो हमें बनाना पड़ेगा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है आई थिंक ये आपको सभी को पता होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ करके वीडियो है ऑलरेडी इस चैनल पे, तो वहाँ पे भी आप उसको देख के समझ सकते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आप कैसे बनाएंगे। एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, साथ ही साथ आपको आई बटन पे भी ऊपर वो लिंक मिल जाएगा। सो एज़ यू ऑल नो कि ये फॉर्मेट है इसका रिवैल्यूएशन का, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड अकॉर्डिंगली हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं जो भी चेंजेस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में हो रहा है। एंड अगेन द पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट कि इसमें सिर्फ डिफरेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, यानी कि कितनी अमाउंट से चेंज हुआ है, एक्चुअल वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होती है। तो जैसा कि आपने बैलेंस शीट में देखा होगा, मशीन की वैल्यू के लिए इसमें कहा गया है कि मशीन जो है डेप्रिशिएट होगी बाय 10%। तो मशीन की जो वैल्यू थी यहाँ पर वो थी 2,10,000। तो 2,10,000 का 10% दैट इज़ 21,000। और जब भी कोई वैल्यू डिक्रीज़ होगी किसी एसेट्स की तो वो यहाँ टू में आएंगी। तो वी विल राइट टू मशीन अकाउंट। और आपने यहाँ पर इसका 10% से जो डेप्रिशिएट हो रहा है वो वैल्यू कैलकुलेट करी और आप लिख देंगे यहाँ पर 21,000। सिमिलरली आपको बोला गया कि फर्नीचर 5,000 से डिक्रीज़ हो रहा है, तो आप लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट।
एंड यहाँ पर आप लिख देंगे 5000. देन नेक्स्ट, स्टॉक वॉज रीवैल्यूड एट 2,10,000. स्टॉक की जो नई वैल्यू है वो है 2,10,000. तो हम पहले स्टॉक को देखते हैं बैलेंस शीट में. पहले वो था 1,40,000 का और अब हो गया है 2,10,000 का, यानी कि टोटल 70,000 रुपीज़ से ये इंक्रीज़ हो रहा है. तो अब कोई चीज़ अगर बढ़ेगी, हमने रिवैल्यूएशन के फॉर्मेट में ये चीज़ समझी थी कि अगर एसेट्स बढ़ेंगी तो अपनी साइड ही रिकॉर्ड होंगी, डिक्रीज़ होंगी तो ऑपोजिट में रिकॉर्ड होंगी. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो चुकी है 2,10,000 और पहले थी 1,40,000. तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टॉक एंड वैल्यू लिख देंगे हम यहाँ पे 70,000. देन नेक्स्ट, हमने ये भी रिकॉर्ड कर लिया. रेशियो जो चेंज हुआ उसका फ़िलहाल अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज उसका यूज़ जो है वो कैपिटल अकाउंट में होगा. देन आगे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑफ डेप्टर्स कह रहा है. तो आप डेप्टर्स का 10% कैलकुलेट करेंगे. आपके जो डेप्टर्स थे वो थे 80,000 रुपीज़ के. तो 80 का 10% का मतलब है कि वो हो जाएगा आपका 8,000. एंड जितने प्रोविजन होते हैं वो लाइबिलिटीज़ होती हैं. तो लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए आप 2 में लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर bad debts account and now you will be writing rupees 8,000. तो यहाँ पर आप लिख देंगे 8,000. इसके बाद रिवैल्यूएशन से रिलेटेड अब कोई भी एंट्री नहीं बची है. तो हम अगेन यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सी साइड जो है वो ज़्यादा है. तो अगर हम साइड की बात करें तो जो हमारी क्रेडिट साइड है दैट इज़ द बाय वाली साइड, ये आपकी डेबिट साइड होती है हर अकाउंट की, एंड दिस वन इज़ द क्रेडिट साइड. तो यहाँ पर आपकी क्रेडिट साइड जो है यानी बाय वाली साइड ज़्यादा है. तो यू विल बी राइटिंग 70,000 एंड ये बैलेंस यहाँ पर आएगा. अब हम 70 में से माइनस करेंगे इसको, दैट इज़ आपका 21 + 8 29,000 + 5 दैट इज़ 34,000. सो अब जो डिफरेंस आएगा 34,000 और 70 का, तो वो आएगा आपका 36,000. एंड इस साइड बैलेंस आने का मतलब ये है कि हमें रीवैल्यूएशन में गेन हुआ है. तो हम यहाँ पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, जो ये पार्टनर्स थे पुराने यानी कि याशिका यानी गौतम एंड याशिका, तो वी विल राइट गौतम एंड याशिका. वैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ उससे पहले कि जब हम एंट्री करते हैं इसकी, तो यहाँ पे जो हम टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू लिखते हैं नॉर्मली, ये एज पर फॉर्मेट नहीं है. जो फॉर्मेट है उसमें सीधे इसकी जगह लिखा होता है टू गौतम्स कैपिटल अकाउंट टू याशिकाज कैपिटल अकाउंट. तो अगर आप करेक्ट फॉर्मेट को यूज़ करें तो इसको आपको लिखना चाहिए टू गौतम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू याशिकाज कैपिटल अकाउंट. अगर आप टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू भी लिखेंगे तो भी वो गलत नहीं है. मार्क्स तब भी बोर्ड में नहीं आपके डिडक्ट होंगे, आपको तब भी उस केस में मार्क्स मिलेंगे. सो नाउ अगेन आई हैव रिटर्न टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू गौतम याशिका. अब मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा प्रॉफिट का. इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो था 3:1. तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं. तो ये होता है 4 9 ज़ा, तो 9 3 ज़ा 27 एंड 9,000. सो नाउ वी हैव टर्न द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो, यानी कि जो गेन हुआ था मेरी वैल्यूएशन पे ये 36,000 का, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब इस स्टेप के बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड सबसे पहले जो हम चीज़ लिखते हैं वो है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सो वील राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. और यहाँ पर हम इनकी कैपिटल्स को लिख देंगे जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनकी. तो ये थी आपकी
4 लाख एंड 1 लाख। इन कैपिटल्स को लिखने के बाद एज यूजुअल आप बैलेंस शीट में चेक करेंगे कि कहीं कोई रिजर्व या कोई प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं दिया हुआ है जो डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो फिलहाल इस बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है, ना एसेट्स में ना लाइबिलिटीज़ में, और हमें कोई गुडविल भी नहीं दी है एसेट साइड में जिसको कि हम राइट ऑफ करें। तो फिलहाल इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन और कुछ भी नहीं है। देन हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की। तो हमने एक प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, उसको हम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड उस प्रॉफिट को जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा था वो अकॉर्डिंगली हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो गौतम के शेयर में 27,000 रुपीज़ आए थे एंड सिमिलरली याशिका को 9,000 रुपीज़ क्रेडिट हुए थे। नाउ एज पर क्वेश्चन, जब ए का एडमिशन हुआ यानी आसमा का एडमिशन हुआ तो वो अपने साथ कैपिटल के फॉर्म में 2,10,000 रुपीज़ लेके आई। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश या बैंक अकाउंट करके आप इसकी एंट्री करेंगे एंड अमाउंट उठाकर आप मतलब आसमा के कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। तो फिलहाल यहाँ कैश इन हैंड लिखा है बैलेंस शीट में, तो मैं भी इसको कैश ही लिख रहा हूँ, बाय कैश अकाउंट एंड 2,10,000 आप रिकॉर्ड कर देंगे आसमा के कैपिटल अकाउंट में। देन वो अपने साथ गुडविल भी लेके आई थी अपना शेयर, दैट वाज ₹50,000। तो इस सिचुएशन में आपको पता है कि गुडविल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो अब आपके पास न्यू रेशियो ऑलरेडी है, ओल्ड भी है, तो आप सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर हम बात करें सैक्रिफाइसिंग रेशियो की और फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम ओल्ड माइनस न्यू, तो उस सिचुएशन में जो गौतम है उसका जो शेयर आ रहा है वो आ रहा है 3/8, जबकि याशिका का जो शेयर आ रहा है वो 0/8। इट मीन्स कि सेक्रीफाइस सिर्फ गौतम ने किया है और याशिका ने ना तो सेक्रीफाइस किया है और ना ही गेन किया है। तो इस सिचुएशन में ये जो गुडविल आ रही है 50,000 रुपीज़ की, ये सिर्फ गौतम के कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट होगी। सो फॉर दिस वील राइट बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, एंड वो अमाउंट जो एज अ गुडविल लेके आया था यानी कि आसमा लेके आई थी, वो आप रिकॉर्ड कर लेंगे 50,000 रुपीज़ गौतम के कैपिटल अकाउंट में। ऐसा हमने क्यों किया, इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि सैक्रिफाइस सिर्फ और सिर्फ गौतम ने किया था, इसलिए गुडविल भी उसी को मिलेगी। सो एज पर दिस क्वेश्चन ये सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होंगी, बाकी और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है। अगर गुडविल बैलेंस शीट में होती तो हम राइट ऑफ करते, जो ऑलरेडी आप इससे पहले की वीडियोस में पढ़ चुके हैं। देन यहाँ पे कोई P&L या फिर कोई भी रिजर्व नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अदरवाइज़ वो बाय में डिस्ट्रीब्यूट होता। यानी कि अगर कोई रिजर्व होता और अगर P&L होता लाइबिलिटीज़ में तो बाय में होता, और अगर एसेट्स में होता तो फिर वो 2 में डिस्ट्रीब्यूट होता। बट ऐसी कोई कंडीशन इस क्वेश्चन में फ़िलहाल नहीं है। सो अब इसको क्लोज करते हैं हम और फिर हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को समझते हैं और उसको करते हैं। लेकिन हम जनरली इसको डुअल बैलेंसिंग के थ्रू कर रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यानी कि हम इस अकाउंट को एक बार क्लोज करके बैलेंस ईडी कर रहे हैं एंड देन नेक्स्ट उसमें बैलेंस बीडी करके हम अकॉर्डिंगली उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सो एज यू कैन सी इस साइड का जो टोटल है वो है 4,77,000 फॉर जी, यानी कि जो आपका गौतम है उसके लिए, याशिका के लिए 1,09,000 एंड आसमा के लिए 2,10,000। तो सेम बैलेंस इस साइड आएगा एंड इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस CD, यानी कि फाइनल बैलेंस जो अभी हमसे फ़िलहाल क्रेडिट डाउन कर रहे हैं वो ये है। तो ये हो गया आपका 4,77,000, यहाँ पर आ गया 1,09,000 एंड ये आ गया 2,10,000। सेम बैलेंस जो आपने यहाँ CD करा था अब इसको आप BD करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड यही 4,77,000, 1,09,000 एंड 2,10,000। तो ये हमने उतार दिया यहाँ पे ऑलरेडी जो बैलेंस है। अगेन हम एक नया बैलेंस CD कैलकुलेट करेंगे,
बट उसकी कैलकुलेशन के लिए यानी कि वो नया बैलेंस ईडी जो होगा वो फाइनल कैपिटल्स होंगी इनकी जो नई फर्म की होगी, ये आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल्स हैं जो यानी कि इनकी सारे ट्रांजेक्शन्स को आपने एडजस्ट किया है, बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की कैपिटल ये है, यानी कि जो कैपिटल बैलेंस ये दिया है ये आपको बिफोर कैपिटल एडजस्टमेंट का दिया हुआ है। तो आपने इसको ब्रॉट डाउन कर लिया, अब हम इसको एडजस्ट करेंगे और कैसे करेंगे इसको आप अब समझिए। मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं कह सकता हूँ या फिर कैलकुलेशन जो वर्किंग नोट है उसके थ्रू आप इसको समझेंगे कि कैसे हम इसे कैलकुलेट करने वाले हैं। सो एज़ यू कैन सी मैंने ऊपर जो यानी पार्टनर्स कैपिटल का जो फॉर्मेट था उसको क्लियर कर दिया है, और ये नीचे का जो पोर्शन जो हमने अभी सॉल्व किया था वो एज इट इज़ है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट है। अब आसमा का जो शेयर है तो हम यहाँ लिखेंगे आसमा शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है जिसके लिए आसमा ने फर्म ज्वाइन करी वो है आपका 3/8 इज इक्वल टू 3/8। कैपिटल जो आसमा लेके आई 2,10,000, तो लिखेंगे आसमा शेयर ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 2,10,000। अब ये 3/8 शेयर के लिए आई और 2/10,000 कैपिटल जो है वो अपने साथ लाई। तो अगर पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ आसमा शेयर तो आप लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म on the basis of Asma's share of capital in total capital of new firm on the basis of Asma's share of capital is equal to 2,10,000 into रेसिप्रोकल कर देंगे हम 8/3, बिकॉज अगर 3/8 शेयर 2/10 है तो पूरी फर्म की कैपिटल क्या होगी इंटू 8/3। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 3/7 यानी कि 70,000 हो जाएगा, 7/8 56, तो यानी 5,60,000 जो है पूरी फर्म की कैपिटल निकल के आएगी। अब मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ और आगे बता रहा हूँ कि कैसे हम गौतम और याशिका का शेयर ऑफ कैपिटल निकालेंगे। सो एज वी नो कि 5,60,000 पूरी फर्म की कैपिटल थी, तो हम लिखेंगे गौतम्स शेयर ऑफ कैपिटल। तो गौतम का शेयर यानी कि जो नई फर्म है, नई फर्म के हिसाब से जो इनका नया रेशियो है वो है आपका 3:2:3 यानी 3/8 शेयर। तो ये हो जाता है आपका 5,60,000 इंटू 3/8। तो अगर हम 3/8 करें तो 3/7 21, दैट इज़ 2,10,000। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD, एंड क्योंकि ये गौतम था, ये याशिका का अकाउंट चल रहा था और ये आपका आसमा, तो गौतम याशिका आसमा। अब आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं कि ऑलरेडी आप एक पूरे के पूरे कैपिटल अकाउंट में बना रहे होंगे, बट मैंने यहाँ पे इसको इरेज किया था बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग स्पेस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बैलेंस CD, ये हो गया 2,10,000 जो हमने अभी कैलकुलेट करी। सेम वे में जो Y है यानी याशिका है, याशिका के लिए भी आप ऐसी सेम वे में कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया याशिकाज कैपिटल अगेन 5,60,000 इंटू उसका शेयर। तो याशिका का जो नया शेयर आ रहा था वो है 2/8, तो ये हो गया 14, दैट इज़ 1,40,000। तो ये 1,40,000 आप यहाँ पे लिख देंगे। एंड जो
आसमा है उसका तो शेयर ऑफ कैपिटल वही 2,10,000 है, तो 2,10,000 ही रहेगा। अब हमें करना क्या होता है, अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं कौन सी साइड ज़्यादा है कौन सी कम है। तो ये वाली साइड ज़्यादा है तो बैलेंस इसका आएगा दैट इज़ 477,000। वो बैलेंस आप यहाँ लिखेंगे 477,000। देन आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि जो भी एडजस्टमेंट होगा तो वो करेंट अकाउंट होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू करेंट अकाउंट। अब इनका डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया 0,0,0,7,6 एंड 4 - 2 2, तो 2,67,000 जो है वो वैल्यू यहाँ पर आ रही है, यानी कि ये जो पैसा है ये एक्सेस में है यहाँ पर, तो ये विड्रॉ होगा। अब क्योंकि ये 2 में आ रहा है तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये लाइबिलिटी साइड में दिखेगा बैलेंस शीट की, यानी कि ये पैसे विड्रॉ करने हैं जी ने। तो अब ये जब तक पैसे विड्रॉ नहीं हो रहे क्योंकि कैश में तो ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा है, तो ये लाइबिलिटीज़ में चला जाएगा, बिकॉज ये फर्म के लिए एक लाइबिलिटी बन जाएगी कि उसको पैसे उन्होंने वापस करने हैं। सिमिलरली अगर हम याशिका की बात करें तो याशिका की नई कैपिटल 140 आ रही है, यानी कि ये साइड 140 है जबकि यहाँ पे 19 है, तो आप यहाँ पे 140 को लिखेंगे बिकॉज जो बैलेंस ज़्यादा होता है वो होता है, ये आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। तो 140 यू विल बी राइटिंग हियर, आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1,09,000 से, तो अगर हम इसे माइनस करते हैं तो डिफरेंस आता है आपका 31,000 का। सो ये जो 31,000 का डिफरेंस है इसको आप लिखेंगे बाय करेंट अकाउंट। इट मीन्स कि ये अमाउंट बंदे को लेके आनी है और ये आपका एसेट्स में शो होगा, यानी कि ये डेबिट बैलेंस है। सिमिलरली अगर हम आसमा की बात करें तो आसमा का तो बैलेंस है क्योंकि उसके ही बेसिस पे पूरी अकाउंटिंग हुई है, यहाँ पे एडजस्टमेंट हुई है, तो इसके केस में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर आप 2,10,000 ही लिखेंगे। सो एज यू कैन सी कि जब हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं तो हमेशा जो नई बैलेंस सीडी लिख रहे हैं, वैसे एक मेथड ये भी है कि आप डायरेक्टली एक ही अकाउंट में करते हैं, नहीं डुअल बैलेंसिंग नहीं करते हैं, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो अगर किसी को वो समझ में आ जाए तो इट्स गुड, लेकिन अगर उसे वो चीज़ समझ में ना आए तो वो डुअल बैलेंसिंग का यूज़ कर सकता है और सीधे यहाँ से भी कैलकुलेशन कर सकता है। सेम वे में अगर यही क्वेश्चन हो और आपको बोला जाए कि कैश में एडजस्टमेंट हो रही है तो ये टू कैश और आप बाय कैश करके इसको लिखेंगे। तो अगर बाय कैश होगा इट मीन्स कि उस बंदे ने पैसे लेके आने हैं और वो कैश अकाउंट में रिकॉर्ड होगा टू साइड में, और अगर यहाँ पे टू कैश आता है इसका मतलब है ये विड्रॉ करेगा और ये रिकॉर्ड होगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके उस कैश या बैंक अकाउंट में। तो फिलहाल ये पार्टनर्स कैपिटल यहीं पे एंड होगा। अब हम देखते हैं कैश अकाउंट कैसे बनेगा एंड देन फिर फाइनल इसकी बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं। सो दिस इज़ द फॉर्मेट फॉर कैश अकाउंट, और हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो वील राइट टू बैलेंस बी डी बिकॉज एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है एंड वी ऑल नो कि ये साइड डेबिट होती है एंड ये साइड जो है वो क्रेडिट होती है। तो यहाँ हो गया टू बैलेंस बी डी और हम देखेंगे बैलेंस शीट में कि इसका कैश का बैलेंस क्या लिखा था। तो जो बैलेंस शीट है वहाँ पर आपका जो कैश का बैलेंस लिखा हुआ है वो है 90,000 रुपीज़। तो वील राइट 90,000 हियर एंड देन हम रिकॉर्ड करेंगे वो अमाउंट्स जो आई हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो आसमा है वो अपनी कैपिटल और प्रीमियम लेके आई थी, तो विल बी राइटिंग टू आसमास कैपिटल अकाउंट, तो आसमास कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे 2,10,000 जो वो कैपिटल के फॉर्म में लेके आई। सिमिलरली वो प्रीमियम लेके आई थी तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड वील राइट 50,000। दैट्स इट। इसके अलावा और कोई अमाउंट का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ना तो कोई अमाउंट आई है ना कोई अमाउंट गई है। अगर कोई अमाउंट पे करी गई होती तो वो यहाँ बाय में रिकॉर्ड होती। सो अब फाइनली से हम टोटल करेंगे एंड देन हम इस बैलेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये हो गया 2,10,000 प्लस 90 दैट इज़ 3,00,000, और ये हो गया 50, तो ये हो गया 3,50,000। सो नाउ इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और ये हो जाएगा बाय बैलेंस सी डी। नाउ वील प्रिपेयर बैलेंस शीट, यानी हम एक रिवाइज्ड बैलेंस शीट बना रहे हैं, नई फर्म की बैलेंस शीट बना रहे हैं, जो भी रिवाइज्ड वैल्यूज़ थी उनको रिकॉर्ड करेंगे।
तो देखते हैं हम इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे। सो एज वी ऑल नो कि लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी साइड होती है, देन अमाउंट, देन एसेट्स, अमाउंट। सो स्टार्टिंग करते हैं हम बैलेंस शीट, यानी जो हमें पुरानी बैलेंस शीट दी है वहाँ से। तो सबसे पहले लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो वील राइट सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू 50 दी थी यहाँ पे बुक में, यानी स्टार्टिंग की जो बैलेंस शीट है, और हम ये देखेंगे क्वेश्चन में कि क्या सन्ड्री क्रेडिटर्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है। तो फिलहाल सन्ड्री क्रेडिटर्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो एज इट इज़ ये जो वैल्यू है इसमें कोई चेंज नहीं आया होगा, इसको हम रिकॉर्ड कर देंगे एज 50,000। देन बिल्स पेएबल, अगेन जो बिल्स पेएबल हैं उनके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई एडजस्टमेंट नहीं था। सो वील बी राइटिंग 30,000 एज इट इज़ इन फ्रंट ऑफ बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल के आगे भी हम सेम वैल्यू को जो है वो लिख देंगे। देन बताती है कैपिटल्स की, तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल्स या कैपिटल अकाउंट्स, एंड देन हम यहाँ पे इनकी कैपिटल्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसे गौतम, गौतम की फाइनल कैपिटल, सेम वे में याशिका एंड आसमा। सो गौतम की जो कैपिटल आ रही थी वो थी 2,10,000 एंड याशिका की आ रही थी 1,40,000 एंड आसमा की कैपिटल भी 2,10,000 ही थी। सो हम इसको लिखेंगे, यहाँ टोटल करेंगे, एंड देन वील बी राइटिंग दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट कॉलम। सो अगेन ये 5,60,000 होगा, हमने कैलकुलेट भी करी थी कैपिटल पूरी फॉर्म की, तो ये हो जाएगा 5,60,000। देन और कोई इन्फॉर्मेशन या कोई और चेंज या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तो फ़िलहाल यहाँ नहीं थी, लेकिन हाँ हमने करंट अकाउंट्स के बैलेंसेस कैलकुलेट करे थे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे करंट अकाउंट, एंड गौतम का करंट अकाउंट आया था 2,67,000, तो हम यहाँ लिखेंगे गौतम और लिख देंगे 2,67,000। सिमिलरली अब हम एसेट साइड को रिकॉर्ड करते हैं और फिर फाइनली इनको टोटल करके देखेंगे कि इनका बैलेंस क्या आ रहा है। सो सबसे पहली वैल्यू जो एसेट्स में है वो यहाँ पे फर्नीचर से रिलेटेड है, तो फर्नीचर हम लिखेंगे। अब फर्नीचर के केस में 5,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन था पहले ही, मतलब सेकंड आपका जो ट्रांजैक्शन था उसमें। सो वहाँ पे 5,000 रुपीज़ आप इसमें से रिड्यूस कर देंगे, दैट इज़ 60 - 5, तो ये हो जाएगी नई वैल्यू 55,000। यानी क्वेश्चन ने आपसे कहा था एक कंडीशन में कि 5,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन इस पर लग रहा है। सिमिलरली स्टॉक, तो स्टॉक की जो वैल्यू बैलेंस शीट में दी है वो दी है 140, और स्टॉक को रीवैल्यू किया गया था 210 पे, यानी नई वैल्यू जो है वो 2,10,000 है। तो जब भी रीवैल्यूड वैल्यू होगी तो फाइनल नई बैलेंस शीट में वही आएगी, तो आप यहाँ 2,10,000 लिखेंगे। और आपको याद होगा कि हमने रिवैल्यूएशन में डिफरेंस को नोट किया था। नेक्स्ट जो आइटम है बैलेंस शीट में वो है आपका डेप्टर्स, तो आप डेप्टर्स लिखेंगे। अब डेप्टर्स पे जहाँ तक मुझे याद एक प्रोविज़न बना था, तो प्रोविज़न 10% का था, तो हम उस 10% के प्रोविज़न को यहाँ पे माइनस करेंगे। तो ये अंदर हम इसको लिखेंगे दैट इज़ 80,000 रुपीज़ एंड देन लेस प्रोविज़न। जब आप प्रोविज़न माइनस करेंगे इसका 10% दैट इज़ 8,000, तो वो माइनस करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी दैट विल बी 72,000। देन हम लिखेंगे कैश इन हैंड, एंड कैश इन हैंड की अभी हमने वैल्यू जो थी वो कैलकुलेट करी थी, वो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। सो वो वैल्यू थी 3,50,000। देन आगे अगर हम बात करें तो लास्ट जो चीज़ इसमें है वो है मशीन, लेकिन एक एडिशनल चीज़ और आएगी जो करंट अकाउंट बैलेंस हमने निकाला था, तो हम यहाँ लिखेंगे मशीन, एंड मशीन की वैल्यू दी है 210, और हमने उस पर डेप्रिसिएशन लगाया था 10% का, दैट वाज 21,000। सो ये आएगा 1,89,000। अब बात करते हैं हम करंट अकाउंट की। याशिका का जो करंट अकाउंट है वो, उसमें एक डेबिट बैलेंस आ रहा था, यानी उसको वो पैसे लेके आने थे, तो हम यहाँ लिखेंगे करंट अकाउंट। वैसे हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं याशिका's करंट अकाउंट, सिमिलरली हम यहाँ पे भी ऐसे ही लिख सकते थे गौतम्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने लिखा करंट अकाउंट एंड लिख दी याशिका। जो वैल्यू आ रही थी वो थी
31,000 की, तो विल बी राइटिंग 31,000 हियर एंड देन अब से टोटल करते हैं और देखते हैं कि बैलेंस शीट बैलेंस हुई या नहीं हुई। सो जो फाइनल बैलेंसेस आ रहे हैं वो है 9,07,000 लाइबिलिटीज़ में एंड सेम अमाउंट इन एसेट्स ऑल्सो। तो फाइनली बैलेंस शीट जो है हमारी बैलेंस्ड है, इसका मतलब है कि कोई भी गलती हमने नहीं करी है ट्रांजेक्शन में। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू treat the adjustment of capital in case where you are going to adjust the capital of old partners on the basis of new partners capital. So I hope ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी ट्यूशन्स नहीं जा पा रहे हैं या वो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं या फिर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।